बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको अपने चैनल बेबो मेडिकोज में वेलकम करती हूँ। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। Shock is defined as a condition where the tissue in the body don't receive enough oxygen and nutrition to allow the cell to not टू फंक्शन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि शॉक जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के वो रिसीव नहीं कर पाते हैं इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो सेल है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता और वो जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, वो शॉक की सिचुएशन होती है। आज हम जो इसकी फ़र्स्ट टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे, हाइपोवॉलेमिक शॉक। Hypovolemic shock, it occurs when a significant amount of fluid is lost from the intravascular space. Fluid or maybe blood, plasma, electrolytes, solution. It is the most common type of shock. यानी ये उस सिचुएशन में आपको होता है जिस टाइम पे जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कम हो जाता है। वो किस वजह से हो सकता है, यानी वो ब्लड भी हो सकता है, वो हमारी ब्लड में जो एक हिस्सा होता है प्लाज्मा वो भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो भी हो सकता है, या सवेयर आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है तो तब भी हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है। और जो ये मोस्ट कॉमन जो है ये टाइप है शॉक की। अब इसकी जो कॉजेज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, सवेयर ब्लीडिंग हो सकती है। सवेयर ब्लीडिंग आपको कैसी सिचुएशन में हो सकती है, अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जब जो प्रेगनेंसी है वो अपनी सही जगह पर नहीं हो पाती है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उस सिचुएशन में हो जाता है, या यूट्रस रप्चर, यानी ये फीमेल्स में अगर बच्चेदानी को कोई मसला हो जाता है उसी सिचुएशन में है। सवेयर पॉलीट्रोमा है, अगर कोई बहुत शदीद किस्म का ट्रॉमा हो जाता है। नीमोथोरैक्स है, अगर हमारी जो नीमोथोरैक्स बेसिकली लंग्स में जो मौजूद, ये ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे जो लंग्स है वो कोलैप्स कर जाते हैं किसी वजह से और उसमें जो है वो कोई ब्लड का ऐसा कोई क्लॉटिंग हो सकती है। तो उस सिचुएशन में अगर वो ब्लीडिंग है, यूजीआई है, हीमाटेसिस है, हीमोपटेसिस है, ऐसी सिचुएशन में भी हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड लॉस है वो हमारी बॉडी में जो है इंटरनल भी हो सकता है और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। सवेयर परसिस्ट वॉमिटिंग है, यानी लगातार अगर वॉमिटिंग होती रहती है तो उसकी वजह से भी है। माइनर और मेजर डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, अगर माइनर या मेजर कोई डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी में, यानी या फिर आपकी जो आफ्टर डिलीवरी या पोस्टपार्टम और प्रीपार्टम में अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, अगर आपको लगातार वॉमिटिंग होती है तो ऐसी सिचुएशन में भी हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है ब्लड हाइपोटेंशन में चली जाती है हमारी बॉडी, यानी हमारा जो कार्डिक आउटपुट है और इनपुट है वो कम हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जो शॉक होता है वो हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। सवेयर डायरिया, यानी जो आपको लूज़ मोशन हो जाते हैं उसकी वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। सवेयर एडिमाज और असाइटिस, यानी अगर एडिमा यानी कहीं पे आपको बॉडी में अगर आपके फ्लूइड है, या असाइटिस यानी अगर पेट में या पेल्विक में, बेसिकली एब्डोमेन और पेल्विक में अगर पानी आता है तो वो फ्लूइड की सूरत में, तो उसको कहते हैं असाइटिस। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर वो बॉडी में ही इंटरनल इकट्ठा होता रहता है तो तब भी वो हाइपोवॉलेमिक शॉक कंसीडर होता है। उसके बाद है जी सवेयर बर्न्स हैं, यानी अगर कोई आपको कोई ऐसी इंजरी हो गई है जिसमें आपकी जो बॉडी है वो जल गई है, तो अगर आपकी बॉडी में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं यानी छाले बन जाती हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उन ब्लिस्टर्स में पानी होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी से नमकियात बाहर निकल रहे होते हैं और इनएडिक्वेट फ्लूइड है, यानी आपकी बॉडी में अगर इनएडिक्वेट फ्लूइड है तो उसकी वजह से भी आप हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकते हैं। ड्यूरेसिस एंड रैपिड रिमूव ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड, अगर बॉडी में जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो रैपिडली रिमूव हो जाता है तो तब भी आप हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकते हैं। और क्लिनिकल जो फीचर्स हैं उसका क्या है जी, बीपी डिक्रीज़ होगा, यानी बीपी कम होगा। हाइपोटेंशन कंडीशन उसको कहा जाता है। जो स्किन है वो कोल्ड एंड क्लैमी होगी, यानी वो ठंडी होगी और क्लैमी होगी। पेलर, यानी जो पेशेंट की रंगत है वो पीली आपको शो होगी। टेकीकार्डिया हो सकता है या टेकिपनिया हो सकता है। टेकीकार्डिया में क्या होता है, या तो हमारी पल्स जो है वो हो जाती है अप एंड डाउन में चली जाती है। रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी और वीकनेस,
यानी रेस्टलेस पेशेंट फील करता है, एंग्जाइटी यानी उसको परेशान हो जाता है और वीकनेस होना शुरू हो जाती है। ऑल्टर्ड सेंसोरियम होता है, यानी उस पेशेंट को वो होश में तो होता है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बात कर रहा है, या उसको ख़ुद भी वो अपनी सेंस में नहीं रह पाता है कि क्या सिचुएशन हो रही है और मेरे साथ ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है, और आप वो इर्द गिर्द के माहौल से बेसिकली मुताबिकत नहीं रख पाता। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी जो कंडीशंस है ये हाइपोवॉलेमिक शॉक हैं। अब जो इसका ट्रीटमेंट है मैं आपको वो बताना चाहूँगी कि अगर तो आपको पता है कि इस पेशेंट को डिहाइड्रेशन है या ब्लड लॉस की वजह से ऐसी सिचुएशन हुई है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर वो ब्लड लॉस है और वो एक्सटर्नल है यानी आपको वो नज़र आ रहा है, उसको कोई चोट लग गई है या उसका कोई खून बह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ब्लीडिंग कंट्रोल पे मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं आपको वो उसका लिंक जो है वो यहाँ पे पुट डाउन कर दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि आपने ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करनी है। और अगर तो आप पैरामेडिक हैं तो आप पेशेंट को आईवी फ्लूइड पे ला सकते हैं, डबल आईवी लाइन आप सेव कर सकते हैं, पेशेंट को रिंगर और नॉर्मल सलाइन अटैच कर सकते हैं। और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है आप उसको मेंटेन करेंगे, उसके बीपी को मेंटेन करेंगे, और अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रहा है तो आप उसको ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करेंगे। और अगर इन सारी सिचुएशंस में अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है तो आप पेशेंट को सीपीआर पे लेके आएंगे। लेकिन अगर आप पैरामेडिक नहीं हैं तो आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपने पेशेंट की ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है, और उसके बाद आपने जो पेशेंट की जो लेग्स हैं उसको रेज़ कर देना है। आप 10 से 12 सेंटीमीटर तक पेशेंट की जो लेग्स हैं आप उसको रेज़ कर सकते हैं, ताकि जो पेशेंट का अगर कार्डिक आउटपुट और इनपुट अगर डिक्रीज़ है और उसका जो हाइपोटेंशन में वो है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आपने उसकी जो लेग्स हैं वो इसलिए रेज़ की हैं ताकि जो उसकी ब्लड सर्कुलेशन है वो एटलीस्ट उसके ब्रेन तक पहुँचे, ताकि वो अगर खुदा न खास्ता उसे कोई ऐसी सिचुएशन होती है लाइक वो शॉक में जाता है, तो वो ऐसी सिचुएशन में ना हो कि वो अगर वो अनकॉन्शियस हो तो वो क्लिनिकल डेथ तक ही रहे, ना कि वो बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट हो जाए। और अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है तो आपने उसको सीपीआर पे उसको ट्रीट करना है और उसको सांस देना है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो प्योरिटी है, बेसिकली जो हाइपोवॉलेमिक शॉक है वो ब्लड लॉस या डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक को ट्रीट करने के लिए हमने क्या है, हमारी जो फर्स्ट प्योरिटी है वो है उसकी ब्लीडिंग लॉस, यानी जो उसकी ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करना है, और जो सेकंड वन है उसको डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है। और अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी लेग रेस कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन में है जब के पेशेंट को एक्सीडेंटल यानी ट्रॉमा नहीं है, या आपको ऐसा पता है कि उस पेशेंट को कोई कमर या सर की चोट नहीं लगी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पेशेंट की लेग रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।